ओके, क्या हो गया? कुछ सोच में पड़ गए तो? नहीं। वो ये भी सोच के बोल रहा नहीं। ठीक है, नया चैप्टर चालू करेंगे आज, है ना, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक हिस्सा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं। स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, फिर आता है पैराबोला, फिर आता है एलिप्स और फिर आता है हाइपरबोला। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कितने चैप्टर हो गए टोटल? 5। पांचों अपने आप में काफ़ी बड़े चैप्टर्स है ना, दे आर नॉट वेरी स्मॉल चैप्टर्स, काफ़ी बड़े चैप्टर्स है, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। बट आपको फ्यूचर का नहीं सोचना है, प्रेजेंट स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, POSL। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स जो है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स जो है वो आप अगर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में ज़रूर होगा ये नेक्स्ट ईयर। और अगर आप CBSE बोर्ड के हो तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ना रहेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाया ही नहीं जाता उसमें, जहाँ तक मुझे याद है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर के बारे में बात करते हैं, है ना। क्या हो गया? तुम CBSE वाले हो क्या? लेकिन कोई बात नहीं, हाँ जेई में आएगा, जेई में आएगा, और आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 लेक्चर लगते हैं उसमें अलग से, और 3 से 4 लेक्चर। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है ये 5 स्टार चैप्टर है मेरी नज़रों में। 5 स्टार चैप्टर मतलब डिफ़िकल्टी इसमें ज़्यादा नहीं है, डिफ़िकल्टी इसकी ओके ओके, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपको। हाँ, लेंथी भी है, लंबा लेक्चर है ना, काफ़ी समय लगता है इसमें, है ना, इसको कंप्लीट कराने में। दूसरी बात कि अगर आपको स्ट्रेट लाइंस आता है तो आपको सर्कल्स काफ़ी हद तक आसान लगेगा, है ना। उल्टा भी इसका ट्रू है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो आपको ये चारों चैप्टर नहीं आएंगे, है ना, चारों चैप्टर आपके गायब। पर ऐसा होगा नहीं कि स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। काफ़ी ज्योमेट्री है, दिखेगा जैसे अलजेब्रा दिखता नहीं ना, APGP HP इसका फोटो थोड़ी बनता है, फिगर थोड़ी बनता है, सॉल्व करते हैं अपन, नंबर्स होते हैं, दिमाग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे आपको फोटो दिखेगी, लॉजिक लगाएंगे अपन, सब कुछ रहेगा। तो स्ट्रेट लाइंस चैप्टर जो है बेसिकली ये ज्योमेट्री का ही हिस्सा है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सर द न्यू चैप्टर इज लास्ट चैप्टर विच वी स्टडीड, नहीं, बिल्कुल नहीं कुणाल, लेकिन तुम डिटर्मिनेंट्स तुमने मिस करा है, इतना मैं जानता हूँ। तो जिसने डिटर्मिनेंट्स मिस करा है ना, धीरे धीरे कवर कर लो, बिकॉज डिटर्मिनेंट्स का एक छोटा सा एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा, बिल्कुल छोटा सा। जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, दैट्स इट। ज़्यादा यूज अभी डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। ठीक है, सर डिटरमिनेंट में सबसे ज़्यादा 5 या ये वो पॉइंट्स है, वही वाले इम्पोर्टेंट है। छह प्रॉपर्टीज थी जिसमें आपने बोला था कि पहले 4 बहुत ही थी। हाँ 5-6 रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। अच्छा हाँ, मेरे को याद आया, मैंने RD शर्मा डाला था ग्रुप में, कितने लोगों ने सॉल्व किया? स्टार्ट। बस एक ही इंसान है, बाकी आप सबने नहीं करा? मॉक टेस्ट तो पोस्टपोन हो गया आपका फिर? उसके बाद वो केमिस्ट्री का था, वो सबमिट करना था, वो कंप्लीट। नहीं, मेरे को क्या कर रहा था केमिस्ट्री का? लास्ट सबमिट करना था 4 चैप्टर थे NCERT के और लेवल 1 के करने सबमिट, तो थोड़ा सा बचा था वो कंप्लीट कर दिया। कहाँ, यहाँ पे सबमिट करना था स्कूल में? मतलब सर को दिखाना था, अमित सर ने दिया था। हाँ तो क्या देख, पूरा दिन 24 घंटा कर लोगी, कर लोगे क्या? कैसी बात कर रही हो? पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके थे। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि मैथमेटिक्स में क्या क्या होता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आज फिर से बताता हूँ। 5 पार्ट होते हैं टोटल। सबसे पहला होता है एल्जेब्रा, जिसमें सारे नंबर्स वाले चैप्टर आते हैं, जैसे लॉगरिथम हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना, और आगे जाके परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे एल्जेब्रा के पार्ट हो गए।
दूसरा अलजेब्रा के बाद होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 3 ही टॉपिक आते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ये 2 अपने हो चुके हैं और ये अपन बाद में करेंगे, है ना। फिर उसके बाद चालू होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके अंदर 5 चैप्टर होते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैलकुलस। कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, और बस इतने ही होते हैं। हाँ, फिर आता है वेक्टर 3D। वेक्टर 3D में 2 टॉपिक्स होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री, ठीक है। सबसे आसान, सबसे स्कोरिंग, बेहद आसान, मज़ा आ जाएगा ये, इसमें आपके नंबर ही नहीं कटेंगे, ठीक है। कैलकुलस, कैलकुलस अपन मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स, अच्छा इसमें कैलकुलस में मैंने 2 टॉपिक लिखे ही नहीं, फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITF। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बेस होते, फाउंडेशन होते कैलकुलस के। फिर उसके बाद देख रहे हो कितना बड़ा है कैलकुलस के अंदर, बहुत सारे चैप्टर, फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें रिलेशंस भी आ जाता है। फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन मतलब MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर इंटीग्रेशन में 2 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे टॉपिक्स है, बट उसका लोड अपन कक्षा 12वीं में लेंगे मेजॉरिटी। बस मैं आपको फंक्शंस जो है वो 11वीं के एंड में पढ़ा दूंगा, 11वीं के एंड में पढ़ा देंगे या फिर 12वीं के एकदम बिगिनिंग में, जैसा भी अपना होगा, ठीक है। फिर फिलहाल अपन ने ट्रिग्नोमेट्री जो है वो काफ़ी कर लिया है, अलजेब्रा में कुछ चैप्टर्स अपन ने करे हैं। अब अपन करेंगे स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे वाले चैप्टर्स आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, लेकिन उल्टा इसका बहुत ज़्यादा दर्दनाक रहेगा अगर आपको स्ट्रेट लाइन समझ में नहीं आता है, या स्ट्रेट लाइन में आप मेहनत नहीं करते। समझ में तो आ जाएगा, समझ में सबको आएगा, मेहनत वाली बात है, मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मेहनत अगर कर लोगे स्ट्रेट लाइन में तो आपको सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आसान लगेगा। नहीं करोगे तो ये सारे चैप्टर आपको समझ में आ ही नहीं सकते। हर बार क्या होता है ना, सर्कल में भी लाइन आ जाता है, पैराबोला में भी लाइन आ जाता है, टेंजेंट, सेकेंड। अब ये सर्कल दे देगा आपको, उसमें एक लाइन दे देगा, तो अब लाइन ही नहीं आता तो फिर सर्कल कहाँ से आ जाएगा, है ना। तो आपको आना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स के 20 क्वेश्चन आप करोगे आज के दिन। सो लेट अस स्टार्ट विथ स्ट्रेट लाइंस। लिखिए, आज का चैप्टर अपना बड़ा लाइट रहेगा, आसान सा रहेगा। सारी चीज़ें अपन वही पढ़ेंगे जो अपने को पहले से आती है, ठीक है। क्लास 8th 9th की ज्योमेट्री जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सब के बारे में, इन सब की प्रॉपर्टीज़ और इन सब का एरिया क्या होता है, और ये सारी बातें जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि देयर इज़ अ पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती है ना, 4 साइड मतलब 4 लाइंस हो गई। तो ये चारों लाइंस के बारे में आपको कुछ कुछ बता देगा और फिर क्वेश्चन दे देगा। हमें पता ही नहीं अगर पैरेललोग्राम क्या है तो अपन इसको नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो सिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पॉलीगन्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीगन पता है क्या होता है? पॉलीगन, हाँ, 3 और मोर देन 3 साइडेड फिगर, ठीक है, वो पॉलीगन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, एनी क्लोज्ड फिगर आप कह सकते हो पॉलीगन है। पॉली मतलब मैनी होता है और गॉन मतलब या गोनोज मतलब साइड्स होता है, तो मैनी साइड्स कहते हैं। लेकिन मैनी मतलब कितना, 2, 4, 10, 10,000। लेकिन सिंपल सी बात अगर अपन करें तो 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो लिखेंगे अपन सम बेसिक्स ऑफ पॉलीगन्स, लिखो फटाफट लिखेंगे, सम बेसिक्स ऑफ पॉलीगन्स। देखिए, 2 तरह के पॉलीगन होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्केव। पॉलीगन मतलब क्या हो गया, समझ गए आप? जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ 3 साइडेड पॉलीगन क्या है, 3 साइडेड पॉलीगन मतलब 4 साइडेड मतलब क्वाड्रिलेटरल,
क्वाड्रिलेटरल के अंदर सब आ गया ना, फिर दुनिया भर की चीजें, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, सब आ गया है ना। 5 साइडेड पॉलीगन क्या होता है? पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागन एंड सो ऑन। लेकिन अपने को इतना सारा नहीं पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 साइडेड पॉलीगन के बारे में चीजें बताऊंगा, ठीक है। 4 साइडेड ट्रायंगल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आता है अपने को, है ना। अच्छा, तो 4 साइडेड पॉलीगन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं बताऊंगा, आपको याद रहना चाहिए, जो भी मैं बताऊंगा कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, वो याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है। तो एक ही बार में सुनना अच्छे से कि कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है, ये हो गया ना, हाँ। कॉन्वेक्स पॉलीगन पहले देखते हैं आसान भाषा में। अभी तक अपन ने जितने भी पॉलीगन देखे वो सारे कॉन्वेक्स थे, ठीक है। और अच्छी भाषा में अगर मैं बताऊं तो ऐसे पॉलीगन जिसमें इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक पेंटागन बना देता हूं, तो इस पेंटागन में जितने भी इंटीरियर एंगल्स है, उनमें से कोई भी एंगल आपको ऐसा दिख रहा है क्या जो 180 डिग्री से ज्यादा है? नहीं है। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया, ठीक है। अच्छा, कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव में ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। क्या ये पॉलीगन है? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? इट हैज मल्टीपल साइड्स। अगर मैं पेंटागन की ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 5, 1 2 3, मैंने 6 बना दिया ना, 5 कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ कर दो आप, ठीक है। वो भी 5 साइडेड पॉलीगन है, ये भी 5 साइडेड, 1 2 3 4 5 साइडेड पॉलीगन है। दोनों में फर्क क्या है कि इसमें सारे के सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है, छोटे हैं। और इसमें अगर आप देखोगे कुछ एंगल्स 180 डिग्री से छोटे, लेकिन कुछ एंगल 180 से बड़े भी। जैसे ये वाला एंगल जो कहलाएगा, ये वाला इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, और ये भी इंटीरियर है, और ये वाला एंगल 180 से बड़ा दिख रहा है अपने को, तो इसको अपन क्या कहेंगे? कॉनकेव कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। आप आसान सी भाषा में समझो कि अभी तक अपन ने जिंदगी में जितने भी पॉलीगन्स पढ़े वो सारे कॉन्वेक्स पढ़े, है ना। ये ऊटपटांग है ना, ये अपन पहली बार देख रहे शायद, या मे बी अपन ने पास्ट में देखा हो, बट इसके बारे में पढ़ा कम है। तो ऊटपटांग वाला कॉनकेव होता है। और आसान भाषा में अगर आपको देखना है तो केव का मतलब क्या होता है? गुफा। तो गुफा वाला शेप जो है ना वो इसमें बनता है, आप देखोगे नीचे केव सा शेप बन रहा है, तो गुफा वाला शेप जो बनेगा वो कॉनकेव पॉलीगन होता है, ठीक है। अच्छा, ये मत बोल देना सर यहाँ भी गुफा बन रही है, ठीक है। अंदर नहीं, बाहर गुफा बनेगी, बाहर गुफा बनना चाहिए, पॉलीगन के अंदर नहीं बन रही, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक और डेफिनेशन होती है इसकी। 2 डेफिनेशन मैंने बताई है, उसको अंग्रेजी में लिखेंगे अपन। पहली क्या बताई मैंने? इंटीरियर एंगल 180 से छोटा होना चाहिए। दूसरा क्या बताया मैंने उसमें? इंटीरियर एंगल मोर देन 180। हाँ ठीक है, इसमें 180 से ज्यादा होना चाहिए। फिर एक और तरीका मैंने बताया कि इसमें केव दिखता है आपको, इसमें केव नहीं दिखेगा। एक और बताता हूं मैं आपको, है ना, कि अगर आप फंस जाओ, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि फिगर देख के कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो उसमें क्या करो ना, कोई भी 2 एडजेसेंट वर्टाइसेस ज्वाइन कर दो। वर्टाइसेस समझते हो क्या होता है? वर्टेक्स, ये कोने जो होते हैं ना, कॉर्नर्स, उसमें से 2 एडजेसेंट वर्टाइसेस को आप एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दो। क्या करो? इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कोई भी 2 वर्टेक्स ले ली। कौन सा लूं? जैसे कि ये ए, मैं नाम दे देता हूँ सबको, ए बी सी डी ए। कोई भी 2 वर्टेक्स बताओ जो एडजेसेंट है। सी एडजेसेंट नहीं है, सी के एडजेसेंट में डी है, सी के एडजेसेंट में बी है, तो सी बी ले लेते। तो ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स मैंने लिया और इन दोनों को एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करा, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद बचे हुए जितने भी वर्टेक्स है, वो इस इमेजिनरी लाइन के सेम साइड है। देखो सबके सब मेरा लेफ्ट हो गया ये वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड है, आपके राइट हैंड साइड है ना। तो मैं आपके हिसाब से बताता हूं, तो आपके हिसाब से देखा जाए तो सबके सारे के सारे वर्टेक्स डी ई ए इस इमेजिनरी लाइन के इस तरफ है ना। तो अगर ऐसा होता है कि सब एक तरफ, तो समझ जाना कॉन्वेक्स है, ठीक है। सारे वर्टेक्स एक तरफ तो कॉन्वेक्स है। लेकिन ऐसा हर एडजेसेंट वर्टाइसेस के साथ होना चाहिए। बीसी के साथ हो रहा है तो वही चीज सीडी के साथ भी होना चाहिए, वही चीज डीई के साथ भी होना चाहिए, वही चीज ई के साथ भी होना चाहिए और वही चीज ए बी के साथ भी होना चाहिए। इनमें से कोई भी 2 एडजेसेंट पेयर के साथ अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो कॉन्वेक्स नहीं कहलाएगा, वो कॉनकेव की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि
अगर आप यहाँ पर पांचों वर्टाइसेस देखते हो ए बी सी डी ई, अगर मैंने ए और ई को ज्वाइन करा तो क्या सारे वर्टेक्स एक तरफ है? हाँ बिल्कुल एक तरफ है, अभी तो फिलहाल एक तरफ है, अच्छी बात है। फिर ए बी को अगर मैंने ज्वाइन करा तो सारे वर्टेक्स एक तरफ है, चलो बिल्कुल अच्छी बात है। बी सी को ज्वाइन करा अगर मैंने तो क्या सारे वर्टेक्स एक तरफ है? नहीं, ए ऊपर है डी नीचे। ई का पता नहीं अपने को, हो सकता है वो ई ऑन द लाइन हो या फिर वो भी ऊपर नीचे हो, कह नहीं सकते ना, कितना सिमेट्रिक फिगर है। तो इसमें कुछ वर्टेक्स एक तरफ कुछ वर्टेक्स एक तरफ, तो इसको अपन कॉनकेव कहते हैं। तो तीन चीज मैंने बताई, इसमें अपन लिख के रखते हैं कि ऑल इंटीरियर एंगल्स विल बी लेस देन 180 डिग्री। सर फिर ऐसे टेक्निक से करने के लिए हमको सारे के सारे एडजेसेंट एंगल्स पे ये करना पड़ेगा, लाइन खींचनी पड़ेगी एडजेसेंट वर्टेक्स पे, हाँ करके देख लो। नहीं, पर अगर हमको ऐसे पता लगाना है तो फिर हमने ए बी को ज्वाइन कर दिया और इस साइड मतलब हम उसको भी कॉन्वेक्स ही बोलेंगे। मैंने क्या बोला, सब में चेक करके देखो, एक दो से सेटिस्फाई मत हो जाना, एक दो देख के खुश मत हो जाना कि चलो हो गया कॉन्वेक्स, सारे करके देखना है। इस पे भी मैंने सारे करके देखे, इस पे भी आपको सारे करके देखना है। तो इंटीरियर एंगल जो होता है सारे के सारे 180 से छोटे होते हैं ना, तो लिखिए इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। इसमें क्या होगा, इंटीरियर एंगल कैन बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। कैन बी और विल बी दोनों एक ही बात है, बट जरूरी नहीं कि सारे इंटीरियर एंगल, कम से कम एक तो 180 से बड़ा होगा। फिर यहां पे हमने क्या देखा, on joining two adjacent vertices, on joining two adjacent vertices by an imaginary line, all the remaining vertices lie on same side। ठीक है, सेम सेंटेंस यहां पे लिखेंगे, ऑन ज्वाइनिंग टू एडजेसेंट वर्टाइसेस बाय एन इमेजिनरी लाइन, ऑल रिमेनिंग वर्टाइसेस लाई, ऑल इमेजिनरी वर्टाइसेस आगे लिख लेना डज नॉट, उधर लिख लेना डज नॉट। तो मैं पूरा का पूरा रिपीट नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखेंगे अपन डज नॉट लाई ऑन सेम साइड। ठीक है, सबसे पहला पॉलीगन पढ़ते हैं अपन। स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम। क्या ले लो, पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम पता है आपको क्या होता है? पैरेललोग्राम में पहली बात तो फटाफट इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें होता है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल। लिखिए ऑपोजिट साइड पैरेलल
अच्छा, एंगल के बारे में क्या कहोगे आप? जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इसमें इक्वल होते हैं ना, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फटाफट लिखेंगे ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें अपन। तीसरी बात, एडजेसेंट एंगल के बारे में क्या होता है इसमें? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सही कह रहे हो, क्या दिक्कत है? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? वही बात हो गई कि मोदी जी प्रधानमंत्री, नहीं 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 सर, प्राइम मिनिस्टर है। क्या डिफरेंस है? ये तो वही वाली बात होगी फिर से कपिल देव वाली, कि डिफिकल्ट नहीं कहेंगे लेकिन मुश्किल जरूर कह सकते हैं। हाँ देखा ना। ठीक है, लिखा अपन ने यहाँ तक। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड अब डायगोनल्स की बात करते हैं। क्या इसमें डायगोनल्स बराबर होते हैं? नहीं होते। क्या डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? बिल्कुल। लिखो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एंगल्स बता देता हूँ आपको, ए बी सी डी। ये ए और डी बराबर है, और सॉरी बी और डी बराबर है, ए और सी बराबर है। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हाफ बोलते ही हक दी। बेस इनटू हाइट। क्या कर रहे हो बे? पैरेललोग्राम इसी में हाफ कर दो तो फिर ट्रायंगल का आ जाता है। दो ट्रायंगल से तो बनता है पैरेललोग्राम। अगर डायगोनली अपन उसको डिवाइड करें तो वो हाफ बेस हाइट होता है, ये बेस हाइट होता है। भूल गए क्या? ऑनलाइन क्लास पढ़ी है 10वीं में ना, 10वीं क्या 9वीं में भी। क्या उखाड़ लिया ऑफलाइन पढ़ के लेकिन ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ाया जाता है, पता नहीं। अच्छा देखो इधर, अगर मैं बोल देता हूं ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो और इसको मैं बेस मान लेता हूं, इस बेस को मैं बी बोल देता हूं और ये वाली साइड को मैं ए बोल देता हूं। ध्यान से देखेंगे हर कोई, तो अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो क्या ये हाइट कहलाएगा? पक्का ये हाइट कहलाएगा, है ना? अच्छा, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे मैं इसको है ना ए एम बोल देता हूँ। क्या आप एम का लेंथ बता दोगे तो एरिया आ जाएगा? बिल्कुल, बेस तो बी है। अगर मैंने हाइट बता दिया तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाइट फॉर मी, तो मैं इसको ऐसा कहूंगा बेस इंटू हाइट। ठीक है, बी इंटू एच। लेकिन आप मेरे को एच का वैल्यू बताएंगे। पाइथागोरस थ्योरम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपको ये छोटू सा ट्राइंगल बना के बताता हूँ, हम लोग आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। ए बी एम, पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं। हाँ, साइन टैन, मतलब तुम ये देखो ना, ये वाला जो बी एम है, कॉस कंपोनेंट ले लो ना इसका, ए कॉस थीटा, खत्म। वेक्टर पढ़ा है ना आप लोगों ने? कंपोनेंट लेते आता है, पता है ना, थीटा की तरफ जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और थीटा के अगेंस्ट जो होता है वो साइन थीटा होता है। पता है सबको ना? हाँ, तो ये हो जाएगा बी एम ए कॉस थीटा, मतलब ये वाला जो लेंथ है ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। बट मेरे को ये चाहिए ही नहीं, ये थोड़ी चाहिए मेरे को, तो ये चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा। ठीक है, वैसे तो कायदे से कंपोनेंट इधर आता है, लेकिन इसका और इसका लेंथ सेम होता है ना? आपने 1000 बार पढ़ा होगा ये चीज फिजिक्स में। तो ये ए साइन थीटा हो जाएगा एच का वैल्यू, दिस इज ए साइन थीटा। ठीक है, किसी को अगर ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है तो इसके अंदर आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइड ऑपोजिट। देखो लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा हो जाएगा साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये ए हो जाएगा ना, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो आपको एच का वैल्यू मिल जाएगा ए साइन थीटा।
तो एरिया जो है आप लोग तो एक ही लाइन में लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। बेस इंटू हाइट मतलब बी इंटू एच इक्वल्स टू, बी का वैल्यू तो बी है और एच का वैल्यू कितना हो गया, ए साइन थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ए बी साइन थीटा लिख सकता हूँ? सोच कर देखिए, बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा। अच्छा, ये बी ए साइन थीटा देखकर आपको कुछ फील आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? साइन थीटा कहीं ना कहीं आता था कुछ में। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, ए बी साइन थीटा मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, फिजिक्स में आपने फॉर्मूला कब पढ़ा होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। नहीं पता। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। नहीं से याद है। फिर से बोलता हूँ, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। आएगा, ऐसे कैसे नहीं पढ़ाया यार? अरे हाँ, फिजिक्स में पढ़ा है ना। फिजिक्स है। दिस आई कैप जे कैप के कैप अब याद आ रहा है, प्रोडक्ट कुछ तो था। क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट याद आ रहा है? उस क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता था और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। क्रॉस और डॉट पढ़ा है ना आप लोगों ने? क्या नहीं है? नहीं याद आ रहा? तुमको क्या ही याद आएगा, तुम बस टेस्ट टॉपर हो, है ना? ऑनलाइन टेस्ट टॉपर हो और ऑफलाइन टेस्ट। वो दो ये थे सर ये डॉट प्रोडक्ट का था ना? ये क्रॉस का है। बस बस बस। तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पर देखो, यहाँ मैं आपको फिजिक्स वाला बस रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर एक वेक्टर है अपने पास, वेक्टर ए, और एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी, और इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, क्या कर रहे हो आपस में? नहीं, पहले ही कर लो। अगर आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के एंगल का साइन वैल्यू। ठीक है, और एन कैप लेते थे अपन। बेसिकली आपको सिखाया गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट करते ए क्रॉस बी, तो जो थंब डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा के बराबर में। याद है आपको? राइट हैंड थंब रूल बताया होगा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में, सब भूल गए? उसमें नहीं बताया अभी। रिसेंटली सर्कुलर मोशन वो ये बताया था आई कैप जे कैप और फिर के कैप से जो मल्टीप्लिकेशन करते थे। वो तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, लेकिन बेसिकली चलो कोई बात नहीं, मेरे को उन सब चीज़ों से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप करके एक फॉर्मूला होता था, है ना? तो क्या होता है ना कि ये फॉर्मूला देख के भी हमें याद आ रहा है कि बेसिकली कुछ वेक्टर जैसा दिख रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट जैसा। अगर ये वाला जो बी सी लिखा है मैंने आपके सामने, ठीक है, ये बी सी लिखा है, इसको मैं बी वेक्टर बोलता हूँ। ये वाली जो लेंथ है इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? आपने सीधे सीधे पैरेललोग्राम को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। कर सकते हैं, जब अपन वेक्टर 3D पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये वाली साइड को अगर मैं वेक्टर ए बोल देता हूँ, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, है ना, इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या था? उस वेक्टर की लंबाई। लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड, है ना? तो इस वेक्टर की लंबाई कितनी है? बी, और इस वेक्टर की लंबाई कितनी है? ए, और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा, तो उसका साइन थीटा लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी साइन थीटा जो है, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्यों लगाया उसका भी एक रीजन है, लेकिन आप इतना लोड मत लो। मैंने आपको ये इसलिए लिखवा दिया है ताकि आप फ्यूचर में कभी रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा। फ्यूचर में अपन अच्छे से पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप इसके बारे में लोड लेके अभी टेंशन ले, है ना? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा। वाकड़ वाले स्टूडेंट तो बता रहे थे कि उनको याद है अच्छे से, आप ही लोग को इतना टाइम लग गया। तो ए क्रॉस बी बेसिकली एक वेक्टर आता है ना, और जो वेक्टर होता है उसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो आप जब बड़े हो जाओगे, सुनो मेरी बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको पैरेललोग्राम है ना, ऐसा बताया जाएगा कि एक पैरेललोग्राम का एक साइड है वेक्टर ए, एक साइड है वेक्टर बी, और आप उसका एरिया बताओ। तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी मैग्नीट्यूड आता है वो एरिया होता है। तो बड़े होकर आप ये सीखोगे कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, बड़े होने का वेट करो, अभी फिलहाल लिख लो इसको। यहाँ लिखो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी।
आगे बढ़ते हैं अपन, और एरिया लिखने के भिन्न भिन्न तरीके। अनदर वाइज नहीं है, अनदर वेज नहीं होना चाहिए, तो ग्रामेटिकली गलत हो गया, अदर वेज होना चाहिए या फिर अनदर वे होना चाहिए, अदर वेज टू राइट एरिया। और भी अलग तरीके, छठा तरीका और सातवां तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम में वर्टेक्स है ABCD, ये वाला एंगल है थीटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, सब आगे देखना, A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो क्या ये हाइट है? अच्छा इसको मैं परपेंडिकुलर 1 बोल देता हूं, इसके लेंथ को P1 बोल देता हूं। लेकिन अगर मैं C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं उसके सामने वाली साइड पे, तो ये भी तो हाइट कहलाएगी। इफ आई कंसिडर AB एज बेस, AB को बेस माना तो उसके लिए हाइट ये है, और अगर मैंने BC को बेस माना तो उसके लिए हाइट ये है। तो पहला परपेंडिकुलर जो है उसको मैंने नाम दे दिया P1, क्या नाम दे दिया? P1, और दूसरे को नाम दे दिया P2। अच्छा मेरे को P1 और P2 के टर्म्स में अगर एरिया लिखना है, पहले एरिया मैंने किसके टर्म में लिखा? साइड के टर्म में AB, पैरेललोग्राम की साइड के टर्म्स में AB हो गया। अब अगर मुझे एरिया लिखना है परपेंडिकुलर के टर्म्स में, तो वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है? परपेंडिकुलर के टर्म्स में हम लोग एरिया कैसे लिखेंगे देखते हैं, लेट्स सी। आप एक बात बताओ मुझे कि ये साइड का लेंथ कितना है? B, और ये साइड का लेंथ कितना है? अच्छा वेरी नाइस। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एरिया क्या होता है? अभी के हिसाब से तो AB sin थीटा है ना। तो क्या आप मुझे ये भी बता सकते हो कि P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख के देखते हैं, P1 विल बी A sin थीटा। बड़ा आसान है, साइन कॉम्पोनेंट, क्या दिक्कत है? अच्छा P2 की बात करते हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा फिगर। P2 की बात करोगे, ये रहा P2, ध्यान से देखो, B का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा? अच्छा देखो फड़फड़ाहट का भी इलाज है अपने पास। पहली बात तो आपको ये हाइपोटेनस है ना, तो इसका कंपोनेंट लेना है आपको, तो साइन थीटा ही आएगा ना। लेकिन अगर आपको मान लो ज़्यादा दिक्कत जा रही है तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं इधर, है ना। साइन थीटा इस ट्राइंगल में देखो ध्यान से, BC, और ये इसको मैं M बोल देता हूँ, इसको N बोल देता हूँ। तो BCN में साइन थीटा अगर लगाया तो साइन थीटा क्या होता है? थीटा के सामने वाला साइड मतलब P2, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है? 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है B। P2 का वैल्यू कितना आ गया? B sin थीटा। तो P2 इज B sin थीटा। तो एरिया जो हो जाएगा वो निकालना है मुझे। अच्छा यहाँ से बताइए मुझे A का वैल्यू कितना हो जाएगा? P1 अपॉन साइन थीटा, और B का वैल्यू क्या हो जाएगा? P2 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रखा A का वैल्यू P1 अपॉन साइन थीटा, P1 अपॉन साइन थीटा, और B का वैल्यू रखा मैंने P2 अपॉन साइन थीटा, P2 अपॉन साइन थीटा, और एक साइन थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये साइन थीटा और साइन थीटा कट गया, तो कितना आ गया आपका आंसर? P1 P2 कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो एक और फार्मूला हो गया भाई, ये तो बड़ा टेंशन की बात है। अभी तक अपने को जो फार्मूले पता थे वो क्या था? सबसे पहला फार्मूला ये पता था हमको कि AB sin थीटा इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। अच्छा अब हमको ये पता चला है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये भी हो सकता है पहला परपेंडिकुलर इंटू दूसरा परपेंडिकुलर इंटू कोसेक थीटा। दोनों परपेंडिकुलर का अगर आपको लेंथ पता है तो एरिया कैसे लिखोगे? P1 P2 कोसेक थीटा, याद रहेगा? लिख डालो इसको। एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, वो मैं ड्राइव नहीं करके दूंगा आपको, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। एक और एरिया का फॉर्मूला होता है ये, ABCD। डायगोनल के टर्म्स में आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? सीखा था डायगोनल कुछ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा रोम्बस का एरिया याद है किसी को? एरिया ऑफ रोम्बस अपन पढ़ेंगे इसके बाद जैसे। हाँ कुछ तो था, पर ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, ये एक डायगोनल मैंने आपके सामने बनाया BC BD, और दूसरा डायगोनल बनाया मैंने AC। मान लो दोनों डायगोनल के बीच में जो एंगल है वो है फाई,
ठीक है, कोई भी एंगल ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सिखा दूंगा फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा। तो ये एंगल मैंने फाइव लिया। एक और एरिया का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, मान लो पहला वाला जो डायगनल है उसका लेंथ है d1 और दूसरे वाले का लेंथ है d2, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगनल ये हो जाएगा हाफ d1 d2 sin फाइव। ठीक है, तो अपन ने आज 3 फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहला अपन ने पढ़ा ए बी साइन थीटा, दूसरा अपन ने पढ़ा P1 P2 कोसेक थीटा, और तीसरा अपन ने पढ़ा हाफ d1 d2 साइन थीटा। ठीक है, तो नए फॉर्मूले है, याद रखने में टाइम तो लगेगा, टाइम तो बिल्कुल लगेगा, हम लोग टाइम लगाएंगे, क्या दिक्कत है। रोम्बस पढ़ाता हूँ मैं अगला। रोम्बस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मैं आपको बताता हूँ सबसे प्यारी डेफिनेशन रोम्बस की, जीवन में कभी भी आपको मुश्किल नहीं जाएगी रोम्बस को समझने में या याद रखने में। रोम्बस मतलब खूबसूरत पैरेललोग्राम। क्या होता है? खूबसूरत पैरेललोग्राम। मतलब क्या इस पैरेललोग्राम में सारी साइड्स बराबर है? नहीं, ऑपोजिट बराबर है ना बस। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड्स बराबर है, ऑपोजिट एडजेसेंट कुछ भी ले लो। ठीक है, रोम्बस की सबसे आसान डेफिनेशन है, जनरली जो पढ़ाई नहीं जाती है, मतलब जो इस तरीके से बच्चे याद भी नहीं रखते। रोम्बस मतलब बेहद खूबसूरत वर्जन ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, रोम्बस। ठीक है, चाहे तो आप लिख लो वहां पे खूबसूरत पैरेललोग्राम, है ना। देखो, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताइए, आप ही बताओगे मुझे। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, चाहे एडजेसेंट चाहे पैरेलल, जो बोलना है बोलो। अब चारों साइड्स बराबर है अगर, सब कुछ तो पैरेललोग्राम जैसा होना चाहिए, है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता था कि सिर्फ ऑपोजिट साइड, जैसे ये ए है ना तो ये भी ए होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, रोम्बस में चारों साइड्स ए ए ए ए कहलाएगी, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, पैरेलल कौन कौन सी इसमें, ऑपोजिट ही पैरेलल है, तो लिखो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये मत बोल देना ऑल साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट ही होती है, ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है ए डी के। ठीक है, वो तो नॉनसेंस हो जाएगा फिर। एक सबसे खास बात होती है रोम्बस की, डायगोनल्स। डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते, डायगोनल्स मैं लिख देता हूँ आर नॉट इक्वल। पहली बात तो सबको लगता है कि भाई चारों साइड बराबर है अगर, है ना, तो डायगोनल भी बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन काम की बात, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सर अगर इसे थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो ये काइट ही हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा लगाए तो अति सुंदर काइट। काइट में और थोड़ी सी डिफरेंट बात होती हाँ, है, मतलब काइट में पहले तो काइट में चारों साइड बराबर नहीं होती हैं, इसलिए तो अति सुंदर काइट। अति सुंदर काइट नहीं बोल सकते। काइट के ऊपर तो कुछ छोटे
काइट में ऊपर वाले छोटे होते हैं, नीचे वाले 2 साइड्स बड़े होते हैं, चारों साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं, तो काइट का और रोम्बस का ज़्यादा लेना देना नहीं है ना। काइट में चारों साइड्स ऐसे अपन कह भी नहीं सकते पैरेलल है, और चारों साइड्स बराबर भी नहीं कह सकते है ना। ये सारे थोड़े से दिमाग में होते हैं अपने थॉट्स और मिसकंसेप्शंस। एरिया की बात करते हैं अपन। आप मेरे को बता सकते हो क्या एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? बिल्कुल सबको याद होगा ये, हाफ d1 d2। बस हाफ d1 d2 ही होता था, सबने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। कुछ लोग भूल भी गए होंगे, नहीं फिर भी याद होगा आपको, अब याद हो गया होगा कि हाँ ये पढ़ा था d1 d2/2। अरे यार देखो ये चीज़ हाफ d1 d2 और ये हाफ d1 d2 sin फाई, ये भी पैरेललोग्राम, ये खूबसूरत पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया डायगोनल के टर्म्स में sin फाई आ रहा है, इसका डायगोनल में sin फाई क्यों नहीं आ रहा है? sin 90। हाँ, क्योंकि एंगल डायगोनल के बीच में एंगल क्या है इधर 90 डिग्री, और sin 90 कितना होता है 1 होता है। कायदे से आप हाफ d1 d2 sin 90 लिखोगे यहाँ पे, बट sin 90 1 हो जाता है, ठीक है। अब चाहे तो लिख दो हाफ d1 d2 sin 90 करके लिखना हो तो लिख लो। बेसिकली इसमें आप सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम के, तो लिख लो यूज ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सारे फॉर्मूले आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये रोम्बस जो है इसमें चारों साइड्स बराबर है ना, तो क्या चारों एंगल भी बराबर होंगे? वही सब पैरेललोग्राम वाले फंडा होगा ना। आप ये मत सोच लेना कि चारों साइड बराबर है तो दोनों डायगोनल भी बराबर होंगे, चारों एंगल भी बराबर। ये सब छोटे छोटे मिसकंसेप्शंस बच्चे मेरे से पूछते हैं, है ना। रेक्टेंगल तो खैर वो बेहद आसान है, फटाफट लिखते हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, सभी पैरेललोग्राम से बने हुए हैं ये सब, ऑल एंगल 90 डिग्री। अच्छा इसमें और क्या होता है? ऑल एंगल है ना, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑफ कोर्स वो लिखने की ज़रूरत है क्या? लिखना है तो लिख लो, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जाहिर सी बात है, ये अपने को पता है अच्छे से। डायगोनल्स, हाँ इसकी डायगोनल्स की बात करी ना आपने, तो इसमें अपन लिख लेते हैं डायगोनल्स आर इक्वल। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, रोम्बस पे है ना वेरी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन इन जेई। क्या करता है वो? अभी एक बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, पता नहीं अभी इतना रीसेंट नहीं है, आज से 2 साल पहले जब मैं पढ़ा रहा था ना तब वो रिसेंट हुआ करता था, मतलब 2018 का क्वेश्चन रहा होगा, 2018 या 17 का। तो उसमें क्या दिया था, एक डायगोनल दे रखा था रोम्बस का और एक और डायगोनल दे रखा था, समझ रहे हो? तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा बी और डी का, राइट। तो जहाँ तक मेरे को याद है क्वेश्चन, ध्यान से देखो कि आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया था और इस पॉइंट का हम लोग निकाल सकते थे, ये दोनों पॉइंट पता है, और उसकी मदद से आपको डी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना था। अब मैं कोऑर्डिनेट के टर्म्स में आपसे थोड़ी बहुत बात तो कर सकता हूँ, क्योंकि 10वीं कक्षा में अपन ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो आपको सेक्शन फार्मूला याद होगा, मिड पॉइंट थ्योरम याद होगा। मिड पॉइंट थ्योरम याद है कि नहीं याद है किसी को? किसी को याद नहीं होगा, लेकिन इतना तो पता है ना कि अगर ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो ये पता चल जाएगा, है ना। मान लो ये है x1 y1, क्या है x1 y1, और ये है x2 y2, तो ये वाला क्या हुआ करता था, मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं याद आ रहा है तो फिर तेजस जैसे थम्स अप कर दो ठीक है। तो जेई में सिमिलर क्वेश्चन आया था कि आपको कुछ डायगोनल का इक्वेशन दे दिया था और सॉल्व करके ये पॉइंट आ जा रहा था, ये पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था और ये पॉइंट हमें निकालना था। तो ये सारी चीज़ें रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे सोचते हैं सर आता है क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरे को पता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप लोगों को आज ज़्यादा अच्छे से थोड़ा रोम्बस पता चला होगा, आज ज़्यादा अच्छे से पैरेललोग्राम के और एरिया पता चले होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है इसमें। जैसे डायगोनल्स इक्वल है लिखो। अच्छा ये डायगोनल्स यहाँ पे 90 डिग्री भी होते हैं, है ना, डायगोनल्स। तो क्या मैं इनको ऐसा बोल सकता हूँ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री? तो ऐसे डायगोनल्स या ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को
बाइसेक्ट करती है परपेंडिकुलरली, उसको अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर बोलते हैं ना। हाँ डायगोनल 1 डायगोनल 2 को बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली कर रहा है, तो इट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन 2। AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD एंड वाइस वर्सा, BD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। ठीक है, ये सब पता है अपने को, ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ मैं, कम लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। रेक्टेंगल की बात करते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ, डायगोनल्स आर इक्वल, बस ठीक है ना। अच्छा, क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? अच्छा, रेक्टेंगल का फोटो नहीं बनाया मैंने, इसको अपन ज़्यादा भाव नहीं देते, काफ़ी आसान है। ABCD ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत है? अच्छा लिखा है, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। क्यों बात कर रहे हो भाई? एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड, तो अगर ये A है और ये B है, AB हो गया। और एरिया लिखने का तरीका, आप अगर डायगोनल, मान लो आपको ये डायगोनल 1 का लेंथ पता है और डायगोनल 2 का भी लेंथ पता है, दोनों लेंथ सेम होते हैं, तो मान लो दोनों डायगोनल का लेंथ क्या है? D1, तो एरिया क्या आ जाएगा? हाफ हाफ D1 स्क्वायर sin थीटा। हाँ साइन फाई आ जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको है ना डायगोनल के टर्म्स में नहीं लिखता हूँ क्योंकि अपने को साइन फाई तो पता नहीं, बाकी तो सब सेम एज रेक्टेंगल हो जाएगा। स्क्वायर की बात करते हैं। हाफ मत लिखो, वो फाई लिखना पड़ेगा ना, सेम ही बात है। डायगोनल के टर्म में एरिया विल बी हाफ D1 साइन फाई, D1 सेम है, लेकिन साइन फाई अपने को पता रहना चाहिए। 90 डिग्री तो होगा नहीं इस केस में, स्क्वायर के केस में वो 90 डिग्री ज़रूर हो जाएगा, तो स्क्वायर के केस में लिखवा दूंगा मैं आपको। स्क्वायर में आप सबको पता है क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होती है ना, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्या होता है? डायगोनल्स इक्वल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। और क्या होता है? and bisected 90 degree। डायगोनल्स आर इक्वल। एरिया लिखेंगे अगर अपन, तो क्या हो जाता है? साइड इंटू साइड, दोनों चारों साइड बराबर है, ए तो A स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं डायगोनल के टर्म्स में एरिया लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा? हाफ D1 स्क्वायर हाफ D1 इंटू D1 इंटू साइन 90। अच्छा, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। मतलब बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यस, हाँ, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये लिख लो ना, ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। सेम रोम्बस जैसा होता है इसमें सब कुछ। क्या अपन कह सकते हैं कि स्क्वायर भी एक रोम्बस है? बिल्कुल। क्या स्क्वायर एक रोम्बस है? सोचो ना, स्क्वायर भी तो एक खूबसूरत पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड बराबर है और डायगोनल 90 डिग्री। क्या अपन ये कह सकते हैं कि रोम्बस भी एक स्क्वायर है? नहीं, नहीं कह सकते ना, क्योंकि इसमें 90 डिग्री के एंगल्स नहीं होते। ठीक है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है? बिल्कुल, बोथ आर पैरेलल। क्या रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है? हाँ बिल्कुल। लिखिए अगला। ट्रपेजियम। ठीक है, क्या हो गया तेजस? क्या हो गया? दिस इज अ ट्रपेजियम। एक ट्रेपेजियम और एक दूसरा इक्विलैटरल ट्रेपेजियम। बात करते हैं उस बारे में। सबसे पहली बात तो ट्रपेजियम में क्या होता है, ऑपोजिट दो साइड पैरेलल होती है, दो साइड नॉन पैरेलल होती है। अब वो जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल भी हो सकती है और नॉट इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ट्रपेजियम होते हैं। अगर ये AB और ये DC इक्वल हुए तो आइसोसेलेस कहलाएगा, अगर इक्वल नहीं हुए तो आइसोसेलेस ट्रपेजियम नहीं कहलाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो मैं आपको वही सारी बातें लिखवा देता हूँ अंग्रेजी में। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड नॉन पेयर। हाँ ठीक है, देखिए इट इज ए क्वाड्रिलेटरल
with one pair of parallel sides and one pair of non-parallel sides. ठीक है, अगर जो दो नॉन पैरेलल साइड है वो बराबर होगी तो अपन क्या कहेंगे इसको, इक्विलेटरल ट्रेपेजियम। तो देखो यहाँ पे ये बना मत देना मार्क, ये तो मैंने इक्वल का ऐसे ही बना दिया। देखो इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स, if two non-parallel sides are equal, then the trapezium is called सर आइसोसलेस होना चाहिए ना, इक्विलैटरल कैसे कुछ होता है क्या, वो जो रेक्टेंगल। अरे सॉरी यार, सॉरी मैंने इक्विलेटरल बोल दिया। विनायक ने बोला था कि इक्विलेटरल, कोई बात नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, किसी को याद है? मान लो कि ये वाली साइड है ए, ये वाली साइड है बी, और ये है उसकी हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट कैसे? ठीक है, एक रह जा रहा है अपना काइट, कर ही लेते हैं, खत्म हो जाएगा आज के आज, 2 मिनट और लगेगा। देखो भाई, काइट में क्या होता है, सब इधर देखो, ऊपर वाली जो दो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, और नीचे वाली जो दो साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है, बस ये ऊपर वाली ऊपर से और नीचे वाली नीचे से होगी। ठीक है, तो कहने को अपन ऐसा कह सकते हैं कि, रुको, अगर मैंने इसका नाम दिया ABCD, तो मैं कह सकता हूं कि दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होती है और दो डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, तो अपन ऐसा कह देंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना। फिर दूसरी बात अपन करेंगे कि अगर मैं डायगोनल बनाता हूं ये BD और दूसरा डायगोनल बनाता हूं मैं AC, ठीक है, तो ये डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन ध्यान से देखो सब कोई, क्या दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे? फोटो देख के समझ में आ जाएगा, क्या छोटा डायगोनल बड़े डायगोनल को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है? नहीं बांट रहा, लेकिन क्या बड़ा वाला छोटे को बांट रहा है? हाँ, तो इसमें क्या होता है कि एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बस कोई एक दूसरे को करेगा, है ना, दोनों एक दूसरे को नहीं करेंगे, कोई एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो इसको अपन लिख लेते हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। दूसरा, अच्छा इसमें चाहे तो आप ऐसे लिख लो, AB इज इक्वल टू AC AD ना, और BC इज इक्वल टू CD। फिर अपन क्या लिखेंगे, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, काइट इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स। अच्छा, लार्जर डायगोनल bisects the smaller। एक लास्ट है छोटा सा, 20 सेकंड लगेंगे अपने को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, याद ही होगा आप सबको, इसके बारे में बस एक लाइन लिखवाऊंगा सर उसका एरिया। हाँ, इसका देखो बड़ा आसान है, इसका एरिया के लिए आप क्या करो, लिखो यूज कॉमन। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसके एरिया का कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, और जब फॉर्मूला नहीं होता है तो ये हमेशा गुड न्यूज़ होती है, याद नहीं रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको अगर एरिया निकालना है तो देखो इसको आप दो ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल। ऊपर वाले ट्रायंगल का आपको बेस, ये पहला वाला डायगोनल को बेस की तरह ट्रीट करोगे,
और इसको हाइट की तरह ट्रीट करोगे। जो भी कॉमन सेंस लगा के, जो भी ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप बेस हाइट निकालोगे, उसका हाफ बेस हाइट करो, नीचे वाले का भी उसी तरीके से हाफ बेस हाइट कर लो। तो आप कॉमन सेंस यूज़ करिएगा, आपको आ जाएगा। कोई ऐसा डेफिनेट फार्मूला नहीं बताऊंगा मैं आपको इसका। सर केमिस्ट्री सर ने भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर में लास्ट में ये लिखा था, यूज कॉमन सेंस। हर सब्जेक्ट में एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है। लास्ट बात है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, बस एक ही पॉइंट होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर कैद है ना। बेसिकली एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो किसी सर्कल के अंदर कैद हो सकता है या कैद है, इस तरीके का। तो है ना, सर्कल इसके चारों वर्टाइसेस किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करे, उसको अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। कल आप डिटर्मिनेंट के 15 क्वेश्चन करके आएंगे, 20 क्वेश्चन। ठीक है, आर डी शर्मा बुक के। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने आर डी शर्मा कर लिया डिटर्मिनेंट्स में, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।